आप देखिए जो भी रोडें हो रही है, आज तारपुर बिछाई परसों खड़प एक्सीडेंट हुआ देहरादून, चालान करो पूरे उत्तराखंड में। लेकिन एक मजबूरी है, करना पड़ता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, दलाली आज भी कायम है। कहीं भी आरटीओ के अनुसार किराया नहीं लिया जाता। और हम दलाल पकड़ते हैं तो आप कुछ नहीं, आप भी चाहे टायर भी गंजे हो, पहले दुकान है, फिर दुकानों की सामान है, फिर उसके बाद रिक्शा है, फिर ठेली है, फिर गाड़ी है। सुविधा भी तो नहीं है। 5,000 का चालान तो 7-8 हज़ार हमें देने। 10-12 में मैंने भी गाड़ी दी है जिसका पैसा मुझे आज भी नहीं मिला। इसलिए दलाल पकड़ो और 10 सेकंड में पाओ तो लगा लो कि हम पे 250 रुपये पेनल्टी। पुलिस पकड़ भी लेता है, स्मैकिंग को पकड़ भी लेता है। आप पूरी नजर मारी, कोई रोजगार ही नहीं है जौनसार बाबर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल डायरी UK07 में। और आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं वीरेंद्र जोशी जी हैं। जोशी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। जोशी जी का जो काम है वो है, इनकी टैक्सियां हैं अपनी और यूटिलिटी चलाते हैं, ये अपना उसका भी कारोबार है। तो आज का जो विषय है, हम जो जौनसार बावर में जो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बात करना चाहेंगे हम लोग कि बसेस चलनी चाहिए, क्यों नहीं चल रही है, क्यों इस तरीके से जो है मतलब जो यूटिलिटी में लोग सफ़र करते हैं बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, उसके बारे में। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज का। नमस्कार राहुल जी। जो ये काम है, गाड़ियों का जो काम है, ये आप कब से कर रहे हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर मैंने ये काम जो है सन 2006 से शुरू किया है और कंटिन्यू करते आया हूँ। आज 15-16 साल मुझे हो गए हैं। कंटिन्यू मुझे 15-16 साल हो गए। 15-16 साल। जी, अच्छा। कंटिन्यू अच्छा, करते। कैसे शुरू किया कि मतलब क्यों यही काम था या कुछ और भी था? क्यों ये काम शुरू किया? इसमें एक कारण ये भी है कि थोड़ा पढ़ भी नहीं पाए। ये रहा कि पढ़े, थोड़ा रुचि भी नहीं थी, तो हम प्राइवेट की तरफ भागे। सबसे पहले हम प्राइवेट की तरफ भागे कि प्राइवेट जॉब करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जब स्कूल छोड़ा तो मैं दिल्ली की तरफ सफ़र किया अपना। मतलब 5 साल दिल्ली में प्राइवेट जॉब की मैंने। तो काफ़ी धक्के खाए मैंने वहाँ पे। मतलब इतने धक्के खाए तो शायद रोना भी आता था अपने को। ये अपनी जीवन के बारे में थोड़ा है, तो बहुत धक्के खाए। तो 5 साल मैंने कंटिन्यू जॉब किया। वहीं धीरे-धीरे मेरे अंदर आया, तो मेरी दीदी भी दिल्ली में रहती थी। तो उनको देख के वो जब गाड़ी चलाती थी तो मैंने देखा दिल्ली शहरों में दीदी गाड़ी चलाती है। तो मैंने उनको ही कहा, दीदी मैंने गाड़ी सीखनी है। तो कह रहा हाँ सीख लो। तो फिर 15 दिन की कोचिंग कुछ करके लगाई थी, हाँ। वो करी मैंने। तो जैसे मैंने 15 दिन की कोचिंग करी, मेरे दिमाग से एकदम आई कि यार मैंने कुछ अपना अलग से करना है। तो मैंने गाँव की तरफ रुख किया। अच्छा। उसके बाद तुरंत दिल्ली 5 साल छोड़ के तो गाँव की तरफ रुख किया। तो देखा तो यहाँ 15 साल शायद मैंने महीना 2 महीना कंट्री भी करी। अच्छा। हाँ, कंट्री भी करी। घरवाले नहीं करने देते थे कि यार आप कंट्री करोगे या स्टिक करोगे। भाई नहीं, पापा नहीं चाहते थे कि अब मैं ड्राइवर बनूँ। तो अच्छा था अपना खेती-बाड़ी करो। लेकिन मैंने बचपन से खेती-बाड़ी नहीं करी थी। तो और काश्तकारी भाई में ज़्यादा काश्तकारी नहीं करी थी, देखा था ज़रूर कि भई ये होती है। पशु चुगाए मैंने काफ़ी घर में, जब खाली समय होते थे स्कूल के, तो पशु काफ़ी चुगाए हैं। लेकिन मेरा वही था कि पापा ने मैंने गाड़ी चलानी है, कुछ अपना काम करना है करना हमको है। और उसी को तो देख के पापा आपका ने मन मना किया। किया था। तो उसके 2-3 साल बाद मैं फिर रूठ के बोलो या अपना नाराज़ हो गए पापा से, फिर देहरादून रुक किया प्राइवेट जॉब का। तो पापा ने देखा कि बेटा काफ़ी नाराज़ या रोज़गार नहीं है, हुँ। तो एकदम आए तो बोला आपके लिए गाड़ी खरीद रहा हूँ। तो लेकिन तब तक मेरा रुख मतलब गाड़ी की तरफ नहीं था। हुँ। तो पापा की बात रखने के लिए मैंने गाड़ी सन 2006 में गाड़ी ली। सन 2006 में। हाँ, जब मैं अगस्त का महीना था, तो मैंने उसी समय से पापा ने अच्छा। दी मुझे। जी। उस समय मात्र यूटिलिटी 445, मात्र 445 की कॉस्ट थी। अच्छा, 4,45,000 हाँ, रुपए। 45,000 की वो ये थी। बात 2006 की। 2006 की बात है। टमाटर हुए, खेती-बाड़ी टमाटर काफ़ी हुए, तो पापा ने थोड़ा आमदनी हुई, तो गाड़ी 80,000 में गाड़ी बाहर निकली। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू गाड़ी चलाई। एक जो ड्राइवर बनता है, जी। क्या-क्या मुश्किलें आती हैं? कोई स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है, कैसे सीखते हैं लोग? जैसे पहाड़ के जो बच्चे होते हैं, जो ड्राइविंग सीखते हैं, किस तरीके से? इसका तो आजकल ये भी है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधाएँ करी है इसके लिए। ड्राइविंग की आपका झाझरा में खुला है। हुँ। तो पहले लोगों को पता नहीं था, जनजातीय क्षेत्र बोलना है अपना जौनसार को, किसी भी बच्चे को ये नहीं पता कि झाझरा में ड्राइविंग कॉलेज है। ड्राइविंग कॉलेज है। ये आज भी शायद किसी को पता नहीं है। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और अपना ड्राइविंग सीख सकते हैं फ्री में, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल फ्री आपने में। और आपके देखिए साथ में मेरा जैसे अनुभव ये रहा, मैंने पहले दिल्ली में कोचिंग ली। वहाँ 15 जो भी ट्रेनिंग होती है 15-20 दिन की, उसके बाद मैंने यहाँ पे भी कंडक्टरी करी। जी। तो जब पापा ने गाड़ी खरीद के दी तो मैंने 1.5 साल उसमें भी कंडक्टरी करी। मेरे जो उस्ताद थे नरेश तोदियो, मतलब मैं उनका चेला हूँ। हाँ। तो उन्होंने 1.5 साल तक मेरी गाड़ी चलाई। मैंने पीछे लटक के उनके साथ कंडक्टरी करी। मैंने हाथ भी नहीं लगाया गाड़ी में, बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। 1.5 साल बाद जब मैंने गाड़ी अपना बिल्कुल अपने सीखी, उन्होंने मुझे कुछ सिखाया, तब जब मैंने गाड़ी सीखी तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दी मेरी गाड़ी। कहा आज आप खुद चलाओ। उसके बाद मैंने
8 से मैंने खुद ड्राइविंग करनी शुरू करी। ड्राइवर की बात जब हम कर रहे हैं तो जी। जैसे ड्राइवर होता है, क्या इसकी काम करने की समय सारणी होती है कि भई इतने बजे से इतने बजे तक कुछ रहता है? ऐसे हमारे जौनसार में तो ऐसा कोई इसका टाइमिंग भी नहीं है। कोई 2 घंटे कर रहा, कोई 4 घंटे कर रहा, कोई 5 घंटे, ये काम के हिसाब से है। ऐसे गवर्नमेंट जॉब में तो भई देखो सुबह जाओगे तो शाम को अपना टाइमिंग होता है, वहाँ लेकिन इसमें समय बँधा प्राइवेट में होता कोई है, टाइम ही नहीं है। प्राइवेट का। जब काम मिला तब भागे, जब आराम है तो आराम है, ऐसा नहीं है। छोटा सफ़र है, हद से 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के दायरे में ही हमारा कार्य है। लोकल जो यूटिलिटियाँ जी। चलती हैं आपके इधर, वो कैसे मतलब गाँव से कौन से शहर आती हैं, कैसे जाती हैं? मतलब कहाँ क्या रूट जैसे रहता है? हमारे हर जौनसार में देखा गया है कि हर गाँव, हर क्षेत्र में एक यूटिलिटी रखी हुई है। हर क्षेत्र में, वो गाँव की सहमति से महिंद्रा महिंद्रा की। यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, कोई मॉडल महिंद्रा आया? यूटिलिटी रखी हुई है, वो भी गाँव की सहमति से गाड़ी चलती है। अब कैसे जैसे मतलब मैंने सर गाड़ी ली है, तो जी, गाँव की मीटिंगें हुई कि मैं इस गाँव में गाड़ी चलाना चाहता हूँ, तो वो अपनी शर्तें रखते हैं अच्छा, कि भई देखो हमारा मटेरियल होता है, हमारा सुख-दुःख झेलना पड़ेगा, हर शादी-ब्याह झेलना पड़ेगा, इस चीज़ को हम करते हैं। तो इस तरह एक हमारा रोज़गार भी हुआ और एक गाँव का थोड़ा उनको हेल्प भी हो जाती है। तो इस तरह हर गाँव में पूरे जौनसार बाबर की बात करना चाहता हूँ, सब जगह ऐसा है। अच्छा ये वो है कि मतलब आपको गाँव के जी, वालों की परमिशन लेनी पड़ती जी। है, आप ऐसा नहीं कि कहीं पे भी लगा सकते हैं, हाँ, बिल्कुल गाँव की सहमति से। सहमति हाँ, से। कहीं ऐसा कोई नहीं मेरा अपना गाँव अस्टाड़ है, हुँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं अस्टाड़ में चलाऊँ। किसी दूसरे गाँव में यदि ज़रूरत है किसी की जहाँ गाड़ी नहीं है तो मैं बात करके कर सकता हूँ अच्छा, कि यार गाड़ी लगाना चाहते हो तो लगाते हैं, उनकी सहमति से रूट चेंज कर सकते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल सहमति से कर सकते हैं। अच्छा ड्राइवर का जो मैं बात करूँगा वेतन की, क्या वेतन रहता है? क्या उसका रिस्क कवर रहता है? कुछ इस थोड़ा उसके बारे में? ड्राइवर के वेतन तो एक नामात्र वेतन है, ऐसे गुज़ारा तो हो नहीं पाता। एक ड्राइवरी चीज़ ऐसी है, जो बस एक मजबूरी समझो आप। ड्राइवरी एक मजबूरी का नाम है, लेकिन एक मजबूरी है, करना पड़ता है। मैं ड्राइवर बना तो मजबूरी से बना, लेकिन मेरे पापा ने खुद खरीद के दिए तो मालिक भी बना। पापा की देन थी, लेकिन ड्राइवर एक बहुत मजबूरी है। क्या उनको वेतन रहता है अमूमन जो है? वेतन मतलब कम से कम आज की तारीख में जैसे हम चल रहे हैं, आज के तारीख में यदि ड्राइवर रख रहा हूँ तो 10,000 उनका महीना चलता है, कोई 8,000 देता है, काम के हिसाब से। गाड़ियों के हिसाब से होता है ग कि छोटी गाड़ी, गाड़ियों बड़ी के गाड़ी? हिसाब से जैसे हमारा बोलेरो गाड़ी है, हुँ, तो उसमें 8,000 7,000 और खाना-पीना प्लस खाना-पीना भी हमारा रहता है, पूरा खर्चा वाहन लोडर मालिक का रहता है। लोडर गाड़ियाँ हैं तो लोडर उसका गाड़ी में भी यही है 7,000 और खाना-पीना मालिक का अच्छा। ही रहता है। तो इसी पे जोशी चलता जी है। मतलब आपने भी ड्राइविंग करी, आप जी, खुद जी। मालिक हैं। क्या लगता है कि मतलब क्या गुज़र-बसर हो जाता है 8-10 हज़ार में? गुज़र-बसर तो नहीं हो पाता, लेकिन जैसे हम गाँव की बात कर रहे हैं, अपने गाँव रोज़गार मिला है हमें, अपने गाँव में रोज़गार है, अस्टार गाँव मेरा खुद का रोज़गार है, तो वहीं का ड्राइवर मिलता है तो अपना खाना-पीना घर हो जाता है। एक रोज़गार भी है तो हो जाता है, चल जाता है घर पे, लेकिन बाहर नहीं। बाहर यदि हम घर से यदि जौनसार बावर से मैं हट के दूसरे उसमें जाऊँ, तो मैं हम गुज़र-बसर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं सकते, अच्छा बिल्कुल नहीं। रिस्क कवर की मैं बात करूँ, कुछ जो है कुछ हादसा हो जाए ड्राइवर के साथ, तो मालिक लोग मतलब आप खुद ओनर हैं, क्या रिस्क कवर के लिए कुछ होता है इस तरीके से? इसमें कुछ हादसा होता है तो इसमें गाड़ी के कागज़ काफ़ी मायने रखते हैं। जैसे? जैसे कि आपके फ़िटनेस, हुँ, आपका रोड टैक्स, जो भी क इंश्योरेंस, ये चीज़, ड्राइवर का लाइसेंस, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्लेम मिल सके। वो क्लेम जो है वो हादसा जैसे आपने गाड़ी की फ़िटनेस बताई, जी। वो तो एक मालिक की तरफ से है। जी। क्या ड्राइवर का भी कुछ ऐसा इंश्योरेंस बिल्कुल, होता है? बिल्कुल, ड्राइविंग का उसमें इंक्लूड होता है, अच्छा, उसमें अच्छा। ही ऐड होता है। अच्छा, अच्छा। जी। लगभग क्या ऐसे कुछ मालिक की रहता है? तरफ से कुछ नहीं होता है, बाकी जो इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से होता इंश्योरेंस है। की कंपनी जो चढ़ाया जाता है उसके हिसाब से। अच्छा, अच्छा। कुछ हाँ। निर्धारित होता है, कुछ ऐसा नहीं, है? निर्धारित नहीं होता है, बल्कि कंपनी जैसे प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी बीमा कराते हैं, अपना-अपना वो बताते हैं कि इतना का है, क्या है, तो हम जैसे 30,000 का बीमा कराते हैं गाड़ी का, उसमें सवारी के साथ ड्राइवर भी वो कुछ होता है। ऐसा अनुभव बताएँगे कि जो कुछ मिला हो किसी को या जो है कुछ है ऐसा अनुभव आपके पास कुछ? अनुभव तो है, लेकिन मेरा एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे ताऊजी भी एक्सपायर हुए थे। तो धक्के तो बहुत खाने पड़ते हैं, इसके लिए भी ऐसा नहीं हमने कागज़ ओके होते हैं, उसके बावजूद भी हमें काफ़ी धक्के खाने पड़ते हैं इस चीज़ के लिए, निकालने के लिए, कि भई इसको पैसा कैसे मिलेगा? ये चीज़ें बहुत कठिन है थोड़ा। प्राइवेट में मतलब केस करना, फिर तारीखें देना, ये काफ़ी चीज़ें होती है। अच्छा जितनी आसान उस टाइम लगता है कि मतलब इंश्योरेंस करना है, हाँ, उस बिल्कुल उतना उतना आसान उसको निकालना नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बहुत कठिन है। लेकिन रही एक्सीडेंट की बात, ये एक्सीडेंट कभी हो नहीं सकते। कभी नहीं, उस टाइम मुझे 17 साल हो गए कंटिन्यू मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो कभी भी एक्सीडेंट का कारण है तेज़ चलना, नशे में, ये चीज़ें है। नहीं बाकी वो तो एक मतलब वो ऐसा है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जो मैं ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, उसके जो पीछे परिवार है, उसके भरण-पोषण के लिए कुछ
ऐसा कुछ राशि मिलती है? सर ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ ही नहीं है, ड्राइवर के ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जी, क्या गवर्नमेंट अब अलग से यदि गाड़ी के कागज़ पूरे हुए, यदि गवर्नमेंट कुछ करता है तो वही है, बाकी अलग से ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ड्राइवर आपके अभी अनुभव में आज तक ऐसा कुछ नहीं है, मिला नहीं है कहीं नहीं ड्राइवर है, को? कहीं नहीं। हमारी यूनियन के थ्रू बोलो, हमारी यूनियन काफ़ी बनी हुई है, लेकिन आज तक ड्राइवर को ऐसी सुविधा आप देख सकते गौर हैं कि जो ड्राइवर है, जो पहाड़ों जी, में जो ड्राइवर चलते हैं और जो प्राइवेट जो टैक्सीज़ चलाते हैं, उनका जो है इंश्योरेंस गाड़ी के कागज़ के ऊपर डिपेंड होता है और अन्यथा उसको उनके लिए कुछ ऐसी कोई सुविधा होती नहीं है। उनके परिवार के लिए कुछ ऐसा भरण-पोषण की कुछ व्यवस्था है नहीं। अच्छा, दूसरी बात, यूनियन की बात करी आपने। जी। कैसे वो यूनियन होती है? मतलब क्या होता है यूनियन का आधार वगैरह थोड़ा बताइए? यूनियन का आधार होता है एकजुट होना, मतलब जैसे हम चकराता, हमारा जौनसार चकराता यूनियन बनी हुई है। किस नाम से है? जौनसार जनजाति चकराता के 2 यूनियन बनी है, त्यूनी की अलग है, चकराता की अलग, लेकिन एकजुट है वो। लेकिन इसको एक होना, मतलब जैसे हम इसमें 30 यूटिलिटी वालों की यूनियन यूटिलिटी अलग? अलग, पहले एक ही थी, अच्छा। अब अलग, इनकी विचारधारा अलग हो गई, हुँ। हमारी अलग हो गई। वो ओवरलोडिंग भी चलता है, बोलेरो ओवरलोडिंग पे नहीं चलता है। ये फिक्स सवारी पे अपना वो करता है सफ़र। बस देखा होगा आपने जौनसार में कहीं भी है, लेकिन इसमें ओवरलोड नहीं होता, और यूटिलिटी में ओवरलोड अक्सर देखा गया, मजबूरी बोलो चाहे आप कुछ भी यू बोलो, ये चीज़ें हैं। लेकिन यूनियन इसमें यूनियन, हाँ, हाँ। इसमें यूनियन ऐसी रखेगी कि हम टाइम से टाइम गाड़ी भेजते हैं। अपना जैसे अब चक्राता हो गया, त्यूनी हो गया, इस तरह की हम गाड़ियाँ भेजते रहते हैं टाइमिंग पे। जैसे सवारी बनी कि यूनियन का अपना एकजुट है, और यूनियन ना हो तो अपना लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें होती रहती हैं। कोई अगर किसी ड्राइवर के साथ, किसी गाड़ी मालिक के साथ कुछ जी, बात हो जाती है, कुछ अनहोनी हो जाती है या जैसे डिपार्टमेंट आरटीओ वगैरह कुछ जी, रोकते जी। हैं गलत उस पे, यूनियन कितना उसमें साथ रहती है? यूनियन का कितना रोल है उसमें? यूनियन का ये रोल है कि सबसे पहले तो हम जैसे यूनियन है तो ड्राइवर हम वही रखेंगे जो नशा ना करे या जिसके पास लाइसेंस ना हो। ये कागज होने बहुत पहले बहुत जरूरी है। लेकिन यूनियन की तरफ से ऐसा कोई खास वो नहीं है कि हम इनको कोई राशि दे पाए या इनकी हम कोई सहायता कर पाए, ऐसा कुछ वो नहीं है। बात करूँगा मैं डॉक्यूमेंट की। जी, जैसे यूटिलिटी की बात चल रही है, अब आप लोग कह रहे होंगे यूटिलिटी को इतना फ़ोकस क्यों कर रखा है? तो चकराता जनजाति क्षेत्र में जितनी भी सड़कों पर जो जोशी जी ने बताया कि हर गाँव के लिए एक यूटिलिटी महिंद्रा यूटिलिटी जो एक वो हर गाँव में चलती है और बसेस बहुत कम चलती हैं। जैसे बस चलती है, कथियान बस चल रही है, कथियान चलती है, आपका आराकोट आराकोट चलती है, बस आराकोट नाम हाँ जी, नामात्र 2 बसें। 2 हाँ, नामात्र 2 बसें चल रही हैं। 2 बसें उसमें चलती भी हैं। बहुत से हाँ, लोग बहुत हिमाचली लोग बैठते हैं। बैठते हैं जी। तो इसलिए उसकी बात हो रही है। यूटिलिटी के मानक क्या हैं जोशी जी? मतलब कितने सीटर के पास है? कितना वो वेट ले जा सकती है? थोड़ा बताएँगे इसके बारे मात्र इसमें 6+1 में पास है, में? अच्छा 6 कोई प्लस 6 1 वाले क्या में है? पास है, कोई गाड़ी 4+1 में पास है, अच्छा, तो आप यही सवारी बिठा सकते हो। ये खाली लोडिंग के लिए है, आपका 7-8 कुंटल आप ले जा सकते हो, मात्र इसके लिए बनी हुई है। लेकिन तो ले यही जाते जौनसार, कितना है? सर मैं अपनी बात करूँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं 50 भी बिठा सके हैं। 50 भी बिठाए हैं मैंने, 30 भी बिठाए हैं मैंने, लेकिन एक मजबूरी भी होती है, तो ये खतरनाक है, मतलब जो ओवरलोडिंग नहीं, तो जो खतरनाक है। ओवरलोडिंग उसकी बात चल रही है ओवरलोडिंग की बात। जी, मैंने मानक की बात करी तो जी। आपने कहा 6 प्लस 1 है। 1 में जी, तो जी। 1 ड्राइवर हो गया, 6 सवारी और 6 होगी सवारी और मेरे पास है। 8 कितना क्या कह रहे थे आप? 8 कुंटल। 8-10 कुंटल में 10 पास है, कुंटल 10 10 कुंटल कुंटल में में पास है। यूटिलिटी पास है। जी। मैक्सिमम कितना ले जाते हैं? इसका कोई कोई तो 30 ये कुंटल, 25 कुंटल इतना भी अच्छा, लोड हो जाता है माल। इसके लिए कौन ज़िम्मेवार है? इसमें खुद हम भी हैं। जैसे? इसमें एक तो है कि हम ओवरलोड करते हैं, कम भाड़ा होना, तेल महँगा है। अब जो जैसे हम सीमेंट का कट्टा ले जाना है, भई आपका 30 कट्टे की डिमांड है, मुझे 30 कट्टे चाहिए ही चाहिए। तो हम 30 के बदले 40 भी डाल देते हैं। चलो भई तेल का पूरा हो जाए, अपना दिहाड़ी बन जाए। तो ये भी थोड़ा इसमें है कि किरायों माल किराया बहुत कम है। किराए का कैसे निर्धारित करते हैं आप ये ये थोड़ा ये गाँव की वजह से होता है, गाँव ही तय करती है। जितने भी जौनसार बावर में गाड़ियाँ चल रही है, आरटीओ की लिस्ट है, कहीं भी आरटीओ लिस्ट के अनुसार किराया नहीं लिया जाता। सब गाँव के नियम के अनुसार किराया लिया जाता है, कि भई यहाँ इतना है, कम्पटीशन बोलिए या बल इसी तरीके पे चल रहा है। तो आप देख क सकते हैं जी। कि अ, आरटीओ के जो मानक हैं, किलोमीटर का क्या मानक है वैसे आरटीओ में? किराए का लिखा हुआ है, किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं, ₹10 ₹11 ऐसे। पर किलोमीटर हाँ, पर पर किलोमीटर पे किलोमीटर होता है। लेकिन ये कहीं भी अपना आरटीओ का नियम फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर नहीं रहे कर हैं। रहे हैं। तो मतलब अगर आपको विकास नगर से स्टार्ट जाना हो कितना किलोमीटर है? हमारा 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर जी, है। जी।
तो आपका 10 रुपए के हिसाब से तो किराया काफ़ी बनता है। बनता है और मात्रा ये 70 रुपए ले रहे हैं। 70 रुपए ले रहे हैं। जी। तो इसमें पड़ जाता है कैसे? पड़ते हैं, पीछे लोडिंग भी हो जाता है, तो ओवरलोड पे चलता है तो जी। घसीट रहे हैं। पड़ता तो नहीं पड़ता लेकिन घसीट रहे हैं, जैसे भी चल रहा है। डॉक्यूमेंटेशन के क्या मानक होते हैं? क्या-क्या एक गाड़ी के लिए अगर मैं यूटिलिटी की बात करूँ, क्या जी। डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं इसके लिए जो वैलिड होते हैं कि भई ये आपके पास होने चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, ये बहुत ज़रूरी है। और ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो बहुत ज़रूरी है, यदि ये नहीं हुए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इंश्योरेंस, फिटनेस और डीएल। डीएल ये बहुत ज़रूरी होना है। हुँ। फिर प्रदूषण भी होता है, रोड टैक्स भी होता है, लेकिन सबसे मेन जो अपना इंश्योरेंस और फिटनेस। ज़्यादातर चालान किसमें होते हैं? ओवरलोडिंग पे। ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग पे जितने भी जौनसार बाबर में चालान होते हैं ओवरलोडिंग पे। आरटीओ में आप जाके देखिए, जितने भी जौनसार बाबर के चालान है यूटिलिटी के ओवरलोडिंग पे। अच्छा, बिल्कुल। आरटीओ की आपने बात करी है। जी। आरटीओ की राह कितनी आसान है? मतलब अगर एक गाड़ी स्वामित्व जो वहाँ जाता है, फ़िटनेस करवानी है, जो भी वहाँ से काम कितनी राह वो आसान है? कह रहे कि वहाँ दलाली खत्म हो गई है और कैसे-कैसे वहाँ का थोड़ा बताइए आप? ऐसा तो कुछ नहीं है, दलाली आज भी कायम है आरटीओ ऑफिस में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, 17 साल हमें भी हो गए हैं। मैंने आज तक मेरे से अपने आप फिटनेस नहीं हुई है। मैं गया हूँ, दलाल को पकड़ना ही पड़ता है। ये ऐसे कि आपकी गाड़ी फिट नहीं रहती? फिट, अब ये चाहे अंदर खाना बताइए, इसको हम आज भी नहीं समझ पाए। जो आरटीओ ऑफिस में, इसको आज हम भी नहीं समझ पाए। एक तो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं रोज़ आरटीओ के धक्के खाऊँ या मैं अपना रोज़गार करूँ। तो एक फिटनेस के लिए एक छोटी सी चीज़ पे आपको रिजेक्ट करेंगे गाड़ी। कुछ भी चीज़ है वो बहाना है कि रिजेक्ट कर देंगे गाड़ी पे, चलो ये आपका ये चीज़ सही नहीं है, सही करा के लाओ, आना है। और हम दलाल पकड़ते हैं तो आप कुछ नहीं, आपके चाहे टायर भी गंजे हो, तो आपकी फिटनेस हो गई। फ़िटनेस में क्या-क्या देखते हैं ये लोग? फिटनेस में हर चीज़, अच्छा। कागज़ों का होना ओके, टायर का होना ओके, हर चीज़ को देखा जाता है इसमें, हर चीज़। अच्छा, देखिए अमूमन जो गाड़ियों पे कैरियर्स लगा के रखते हैं, वो वैलिड है या नहीं है? वो पे लेट नहीं है। अच्छा। जी, लेकिन तब भी चल रहे हैं। अब रही आरटीओ की बात, जाल हटाओ, हटा दिए फिटनेस पे तो हम हटा देते हैं। और रही बात चलने की, आरटीओ चेकिंग करते हैं, लेकिन उसपे दोबारा कार्रवाई नहीं करते। ऐसा क्यों? अब ये तो आरटीओ ही जाने। जी। या ऐसा कुछ यूनियन का कुछ आपका दिन कोई करते हैं, चालान कर देते हैं अपना, जो भी गवर्नमेंट का झोली भरना हो, जो चालान होते हैं हमारे गवर्नमेंट के। जैसे एक्सीडेंट हो गया, अभी एक्सीडेंट हुआ था देहरादून में, जी। अभी बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, बच्चों का हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। स्पीड पे हुआ था वो। हुँ। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, एक्सीडेंट हुआ देहरादून, चालान करो पूरे उत्तराखंड में, घूमो, पैसे इकट्ठे करो। हमने देखा, यही देखा जब भी एक्सीडेंट होते हैं और आरटीओ रोडों पे भागते हैं, भाई चालान करो, पैसे इकट्ठे करो। क्यों आजकल नहीं कर रहे? आरटीओ को कंटिन्यू अपनी चेकिंग करनी चाहिए, हर रूटों पे भागना चाहिए, ओवरलोडिंग तभी रुक सकती है। ये नहीं कि एक हादसा हो जाए, आरटीओ साहब तब भाग रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमने हादसे का मतलब अगर हादसे हो रहे हैं, क्या कारण रहता है? क्या-क्या कारण रहते हैं? मतलब एक कारण तो नहीं रहा, क्या-क्या कारण रहते हैं हादसों के? क्योंकि रोड पहले से बहुत अच्छी हो गई है। रोड बहुत अच्छी हो चुकी है, आप बिल्कुल। आप जो मेन रोड 2006 है, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। 2006 की बात करें, जी, जी। तो अब 24-25 या 24-23-24 के बाद रोडें बहुत अच्छी हो गई, जैसा हम भी देख रहे हैं। जी, जी। क्या-क्या कारण है मतलब जो हादसे होते हैं, उनके क्या-क्या रीज़न रहते हैं? क्योंकि आपको तो काफ़ी अच्छा अनुभव है। इसका रीज़न ये भी है रावत जी, पहली बात, जो आज के नए युवक हैं, नशे की तरफ बहुत ज़्यादा है। कुछ ना कुछ नशा ले रहे हैं, ऐसे पता नहीं लगेगा आपको ड्राइवर ने क्या नशा लिया हुआ है। ऐसे भी ड्राइवर बहुत हैं। इस पे भी कोई अभियान ख़ास चलता नहीं। आरटीओ साहब को हमने देखा, ऐसा अभियान हमने देखा नहीं आज तक, बहुत कम। और तेज़ रफ़्तार, ये भी मेन कारण है एक्सीडेंट का। तो ये कारण है नशे में, और ड्राइविंग को ढंग से ना सीखना। अच्छा। जी। यदि आपने ड्राइविंग कोई 10 दिन सीखा, बन गया, अपना ड्राइविंग बन गया, लाइसेंस दलालों द्वारा बना लिया, तो ये चीज़ें इसमें बहुत घातक रहती हैं। ओवरलोडिंग होगी। ओवरलोडिंग होगी, ओवरलोडिंग सबसे मेन है। ओवरलोड होगी इसमें भी तो बहुत। कोई आपका ऐसा अनुभव रहा है कि ओवरलोडिंग में आपने ओवरलोड किया है और जी, जो जी। है गाड़ी को गंतव्य तक पहुँचाना बड़ा मुश्किल हो गया होगा? मासूम महाराज की कृपा है, मेरे ऊपर बहुत रही। मैंने बहुत ओवरलोडिंग गाड़ी चलाई, और आज मैं जो नए युवक है, नए ड्राइविंग में खुद बोलता हूँ कि यार ओवरलोडिंग मत करना। लेकिन मेरा हमेशा साथ रहा है भगवान का। नहीं, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं विकास नगर से चला हूँ तो घर तक सुरक्षित ही पहुँचा, हर समय सुरक्षित वापस पहुँचाया। लेकिन ये बहुत खतरनाक क्या अनुभव है अनुभव बताइए है, थोड़ा? बहुत खतरनाक ओवरलोडिंग, बहुत खतरनाक। जैसी रोडें हमारी, बस तो जा नहीं सकती। जी। रोड इतनी खतरनाक है कि आप, बहुत मुश्किल। लेकिन अनुभव था अपना,
तो जिससे हम चला पाए गाड़ी को। आरटीओ के अभियान की आपने बात बोली कि जी, कुछ ऐसे मानक नहीं है कि भई जो नशे में गाड़ी चला रहा है, जब हादसे हो जाते हैं उसके उसके बाद ये बाद जो है बिल्कुल, उसके बाद जो भागते हैं, परिवहन विभाग जो है जागती हरकत है। में आता है कि जी। भई वहाँ नाका लगा दो, वहाँ नाका लगा दो। तो क्या किस तरीके के जो है ये लोग चालान करते हैं कि मतलब जैसे कुछ हादसा हो गया जैसे आपने अभी देहरादून वाला ये हादसा बोला, जी। उसके बाद जो है विभाग एक्टिव हुआ है। कैसे लोगों को मतलब ट्रैप किया जाता है? कैसे पकड़ते हैं लोग? कहाँ-कहाँ नाके लगाते हैं? ये आपके जैसे जौनसार क्षेत्र की बात है, तो आरटीओ बहुत ही कम सफ़र करता है। हद-सद जमुना पुल, हद-सद सैय्या तक ही पहुँच पाते हैं। बाकी जो नवयुवक है, सबसे खतरनाक भी बाइक चला रहे बच्चे आज की तारीख में। मेरी नज़र में तो सबसे खतरनाक बाइक, जो छोटे एज के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है मेरे हिसाब से। ये काफ़ी एक्सीडेंट करते हैं, देख के नहीं ओवरटेकिंग ज़्यादा करते हैं, तो ये भी कारण है। लेकिन ज़्यादा चेकिंग ना करना, तो हम तो यही कहेंगे पुलिस प्रशासन और आरटीओ साहब को कि अपनी निरंतर जो है अपनी चेकिंग चालू रखें, जिससे ये कम हो जाए। ऐसा कोई निर्धारित समय होता है या तीज त्योहार होते हैं जौनसार में, जिस टाइम ये खतरा बना रहता है कि अब आरटीओ की चेकिंग होगी? बिल्कुल हर त्योहार में बना रहता है। आरटीओ साहब आते हैं, मैंने 30 सवारी बिठाई, ले भाई चालान काट, काट ले जा। नहीं सवारी तो ले जानी है। सुविधा भी तो नहीं है ऐसी। एक मजबूरी कहिए आप, अभी त्योहार अब माघ का महीना आने वाला है। अब मैं खुद कहता हूँ सरकार पास क्या सुविधा है गाँव में गाड़ी ले जाने की? बस कोई कहीं भी बस नहीं है। हाजा दसों बस जाती है, आपका कौंसी बस जाती है, तो बस क्यों नहीं चल पाती? अब जौनसार तो पलायन हो ही रखा, त्योहारों में घर भागते हैं और लटकना यूटिलिटी में ही है, तो किस में जाएँगे वो? एक मजबूरी भी है, तो लटकते हैं लोग, चले जाते हैं, आरटीओ साहब आएँगे, चालान करके चले जाएँगे। तो हर त्योहारों में मतलब हर त्योहार में ये चालान खतरा होते हैं, करता है आरटीओ बना साहब भी रहता है कि करता है, चालान करते हैं। अच्छा उनका भी एक सीज़न है ये। उनका भी सीज़न ही कहिए आप, आएँगे अभी त्योहार होगा, भीड़-भड़ाका होगा, अपना कागज़ी कार्रवाई करके निकल जाएँगे, चालान कर देंगे, चल देंगे। सुविधा कुछ नहीं है, सुविधा कुछ नहीं है। सुविधा कुछ नहीं है, ना रोड बेंच लगी हुई है, ना कोई बसें चलती है। अच्छा स्टैंड जो आपके जो टैक्सी स्टैंड्स होते जी, हैं जैसे आपने बताया काफ़ी हर गाँव में यूटिलिटियाँ हैं जी। और मैक्स होगी और जो छोटी गाड़ियाँ हैं दूसरी हैं, इनके टैक्सी स्टैंड जैसे सड़कों पे पार्क कर देते हैं जी, लोग जी, जी। क्या आप लोगों का टैक्सी स्टैंड है ऐसा कुछ? आज तक तो ऐसा कोई टैक्सी स्टैंड नहीं है। हम अभी पुलिस प्रशासन से ही बात करी, थोड़ी एक गाड़ी लग जाती है अमर स्वीट के पास, वहीं लगाते हैं हम। लेकिन ऐसे कोई सुविधा नहीं है, काफ़ी वो हमने प्रयास भी किया है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया है। हम गाड़ी वालों को जगह नहीं देंगे, ठेले वालों को पहले जगह दे देंगे। आपने विकास नगर जाके देखिए, आप नगर पालिका पूरा देखिए, ठेलियों से सजा पड़ा हुआ है। एक गाड़ी लगाओगे दुकानदार के आगे, वो हमें गालियाँ देगा, भगा भाई यहाँ से। तो हम कौन से गलियों तक छुपाते रहें गाड़ी? टैक्स हम भरते हैं, हर चीज़ हम देते हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट का वो है, जी। लेकिन सरकार ने आज तक हमें निर्धारित अड्डा नहीं दिया है। क्या जिस ऐसी यूनियन की माँग रही क्योंकि हमने कई बार किया है, कई बार हमने बोला है, लेकिन आज तक हमें इस पे विचार नहीं क्या किया गया है। आश्वासन दिया जाता है जब आप जो है इसको बोलते हो हैं? जाएगा, आज यहाँ लगाओ, कल वहाँ लगाओ, यही इसी तरह पे लटकाया गया है ये चीज़। जो आज तक नहीं। स्थानीय जो नेता हैं, जी। क्षेत्र विधायक हो गए, जिला पंचायत हो गए, इन्होंने कहीं इसके बारे में आवाज़ उठाई है आपने आज मतलब तक कोई ऐसी बात नहीं उठाई। क्या कोई हुँ, भी विधायक बोलो, आपके प्रधान बोलो या कुछ भी बोलो, आज तक जो भी गाड़ी जनप्रतिनिधि हैं, जनता प्रतिनिधि हो, जौन-सा बाबर में गाड़ियाँ चल रही है, ओवरलोडिंग चल रही है, आज तक किसी ने इस विषय पे बात नहीं करी। लेकिन जब हादसे हो जाते हैं फिर जो है तब सब चाल आगे आ जाएँगे। हाँ, सब आगे आ जाएँगे, ऐसा हुआ है, तैसा हुआ है, लेकिन इस पे विचार नहीं करेंगे। खुली सड़कों पे गाड़ी पार्क करी जाती है। जी, बिल्कुल। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। हम विकास नगर में देखते हैं, चलने वाला कहाँ चलेगा? पहले दुकान है, फिर दुकानों की सामान है, फिर उसके बाद रिक्शा है, फिर ठेली है, फिर गाड़ी है। तो कहाँ, मतलब ये सब व्यवस्था खराब है, मेरे हिसाब से बहुत तो खराब है। जैसे पार्क करते हैं आप लोग, कहीं गलियों में पार्क करते हैं, कहीं जो आउटसाइड ही पार्क करते हैं क्योंकि जी, बिल्कुल मेन गलियों में छुपा देते हैं, नंबर आता है तो घुमा लोगों के को एक कितनी अपना परेशानी होती है? बहुत जैसे आपने कहा परेशानी। कि हर गाँव की अलग-अलग गाड़ियाँ हैं, लोगों को क्या कंप्लेंट आती है कि भई इस पे कंप्लेंट तो ऐसा ख़ास नहीं है। अब देखो हर गाँव में गाड़ी सुविधा तो है गाँव वालों को, उनको हर अड्डा अपना पता है कि हमारी गाड़ी इस गली में लगी रहती अच्छा है। निर्धारित निर्धारित है, हाँ, विकास नगर में जहाँ भी गली, पहाड़ी गली हो गया, आपका हॉस्पिटल रोड हो गया, ये सब जगह मार खड़ी चयनित होती है, है। गाँव वालों को सबको पता है कि मेरी गाड़ी यहाँ लगी हुई है। यूटिलिटी सब अंदर अपने-अपने ठेये पे लगाती है, ऐसी दिक्कत तो नहीं हो रही, लेकिन जो गवर्नमेंट का अपना एक निर्धारित अड्डा जी, होना चाहिए था विकास नगर में, वो नहीं है, वो नहीं है। वो नहीं है। क्या टैक्सी का और जहाँ लोग टैक्सियाँ खड़ी हो, यूटिलिटियाँ खड़ी हो, टेम्पू खड़े हो, तो ऐसा कोई आज तक विकास नगर में नहीं। विकास नगर इसमें जाम की भी वो रहती है। हाँ, ये तो बात हुई
हमने बात करी पार्किंग के ऊपर बात करी है और किस-किस तरीके से आरटीओ में जो है आपने कहा कि फ़िटनेस के लिए परेशानी आती है। अगर आप लीगल तरीके से जाते हैं तो जो है कितनी परेशानी होती है और बाईपास जो जाते हैं वो कितना आसानी से काम होता है, वो अभी जो है जोशी जी ने बताया। जोशी जी इसके समाधान की मैं बात करूँ, कैसे हो सकता है जो ओवरलोडिंग की हमने बात करी कि बहुत सारे हादसे जो है रोड बहुत बढ़िया है आजकल के टाइम पे, हादसे होते हैं ओवरलोडिंग और वो भी सीज़नली जैसे आपने सीज़नली बताया कि कुछ आलू का सीज़न चलता है, सेब का सीज़न चलता है। इसको कैसे रोका जाए मतलब क्या हो सकता है इसमें? इसमें तो मुख्य कारण है, जैसे आपके विकास चक्राता रोड होगी, मेन रोड होगी। इसकी जो लिंक रोड है कटी हुई है, वो ना बस लायक है। सबसे पहले इसको चौड़ी की जाए और निर्धारित जैसे 1000-1000 है, तो बस चल सकती है। लेकिन गाँव के लोग बोले कोई बैठना राज़ी भी नहीं होते, बैठते ही नहीं। इस पे आरटीओ को अपना अभियान चालू रखना पड़ेगा कि भाई ओवरलोडिंग ना करें, बसों पे बैठो या छोटी गाड़ियाँ लगाओ, अंदर बैठे रहो। ये आरटीओ ही कर सकता है। मतलब इस पे आरटीओ ही अपना। लेकिन अगर आरटीओ का भी एक स्टेटमेंट देख रहा था मैं कि अगर वो ज़्यादा सख्त हो जाते तो आपकी यूनियन जो है किसी राजनीतिक उसका दबाव डलवा के जो है उनका अभियान रुकवाते। नहीं, आज तक तो ऐसा हमने सुना नहीं और ना हम करते हैं। मैं खुद ड्राइविंग करी और मैंने खुद चालान भुगते हैं। मैंने कभी राजनीति से संपर्क नहीं किया कि मेरा चालान कम करिए। जो हमने गलती की है उसको हम भुगतते हैं। आरटीओ साहब ने कई बार हमारे चालान करे, ये हमने भुगते हैं, हमने गलत किया है, इसलिए हम भुगतते हैं उसको। ऐसा तो हमने कोई-कोई होता होगा, करता होगा, लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं किया है। हमने ओवरलोडिंग मैंने कई बार चालान भुगते हैं। मुझे जितना ध्यान है मैं 1.5 लाख से ऊपर भी चालान भुगता है। अच्छा। बिल्कुल, ओवरलोडिंग पे मैंने 1.5 लाख तक चालान दिए हैं। मैंने कम से कम 15 साल यूटिलिटी चलाई, तो 1.5 लाख तो कम से कम मैंने अपने चालान भुगते हैं। गलती करी ओवरलोडिंग। है तो ओवरलोडिंग के दिए अच्छा हैं। चालान के कैसे रेट होते हैं मतलब क्या-क्या कैसे? पहले तो गवर्नमेंट का ये होता था कि भई एक सवारी पे ₹250, दोबारा करोगे तो ₹500। अब तो सीधा दोबारा कैसे पता लगता है कि चढ़ ऑनलाइन चढ़ जाता है। ऑनलाइन चढ़ा? अभी मैं फर्स्ट बार पकड़ा गया, मेरा गाड़ी का नंबर ये दूसरा जाओ तो दोबारा दिखा देते हैं आरटीओ में कि इसका दोबारा चालान हुआ है, इतनी बार चालान हुआ है। तो इस तरह होता है। तो ये भी होता है इसमें कि इनका परमिट निरस्त किया जाए। लेकिन पूरे जौनसार में ये देखा जाए तो इनका सबका पूरा जौनसार बाबा का परमिट निरस्त हो सकता है। आज लेकिन तक हो जाना चाहिए था हो वैसे। जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आरटीओ साहब की भी मजबूरी है, कितना की निरस्त करोगे? गवर्नमेंट की सुविधा नहीं है, बस चल नहीं पाती, क्या करेगा? आरटीओ भी मजबूरी समझ लो एक। त्योहार आता है, उसमें क्या आपने करेगा? आपने ऑनलाइन की बात करी कि जब से जो जी। चालान ऑनलाइन होते हैं, जी। जिस टाइम ये ऑफलाइन का ज़माना था, उस टाइम सहूलियत थी या आज सहूलियत है? सहूलियत आज है। अच्छा। अभी चालान हो रहा है तो समझो मेरा 5,000 का चालान होगा, तो मैं ना मात्र 5,000 ही देने हैं। पहले क्या होता था, ऑनलाइन का ज़माना नहीं था। मेरा चालान कर दिया कागज़ों पे, तो पैसे तो लिखे नहीं। एक सवारी है, आपका हुआ है वो, कई चीज़ें उसमें धाराएँ जोड़ी जाती है। अब मैं पहुँच गया आरटीओ, दलाल को पकड़ूँगा तो अपना फाइन भी और अपना आप जाऊँगा। समझ लो कि 5,000 का चालान तो 7-8 हज़ार हमने देने हैं, एक्स्ट्रा देने हैं हमने। ऐसा क्यों? उसमें हमें पता ही नहीं लगता था किस बात का क्या है, कितना पड़ता है। अच्छा उसपे लिखा नहीं होता था। उसपे लिखा नहीं होता था। उसपे और क्या आज चालान हो गए तो आज ऑनलाइन है आपका। पहले कैसे मेरा निपटारा होता? परमिट, मेरे पास परमिट नहीं है, तो हुँ। मुझे यही नहीं पता मेरे परमिट का चालान कितने का है। आज भी कहीं ड्राइवर भाइयों को पता नहीं होगा कि एक सवारी पे कितना चालान है। एक लाइसेंस नहीं होगा तो कितना चालान है। ये पता नहीं होता काफ़ी लोगों को, लेकिन आरटीओ में जाके ही अब तो ऑनलाइन निकलता है कि आपका चालान ये है, तो अब वैसे कितना आप ऑनलाइन कहीं भी जमा कर सकते हो। ओवरलोडिंग सवारी पे कितना चालान? एक इसका सवारी? इसका 5,000 भी लेते हैं। जैसे आप डाले का ओवरलोडिंग है, भई 5,000 का चालान कर दिया, उसपे यदि सवारी है, तो सवारी का एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। कागज़ नहीं है तो उसपे जोड़ते जाते हैं। वो चीज़ एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है नहीं, आरटीओ की। ओवरलोडिंग का क्या वेट के हिसाब से होता है? वेट के हिसाब से होता है, लेकिन आरटीओ के पास ऐसा हो तो नहीं है कि आप तोलने के लिए ले जाओ या कुछ। उनको डंडे पे दिख जाए, हुँ। तो बस लिख देते हैं ओवरलोडिंग है। उसमें तोला नहीं जाता, कितना इसमें वेट है। खाली सवारी दिख जाए, तो भई नाम मात्र ओवरलोड लिख देते हैं कागज़ों में कि ओवरलोड है। उसका ओवरलोड फिक्स है, 5,000 आपने ओवरलोडिंग का देना है, जैसे बड़े जुर्माना। जैसे आपकी मैं बात करूँ बड़ी जी, गाड़ियाँ हैं, जी। तो उनमें जो है वो काँटा करवाते हैं और काँटे की पर्ची होती है छोटी गाड़ी की इतनी सुविधा नहीं और हो सकती कि अब 1 कट्टा मैं यहाँ लाद रहा हूँ, 10 कट्टा मैं आगे जाके स्टॉप पे स्टॉप बढ़ता लेकिन रहता जैसे है। आपने बताया कि हाँ, वो जो लोड है, जी, वो 6+1 और जो है 10 कुंटल पे पास है। पास है तो बिल्कुल। वो जो है एक आइडिया लग उसपे जाता है कि 10 से ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल लग जाता है, सवारियों से पता लग लेकिन जाता ये है। नहीं पता कि 15 है या 20 है। ना, ये नहीं पता। ये ओवरलोड है। हाँ, वो वो खाली फ्लैट ओवरलोड लिख देते हैं। वो सीधा एक 5,000 का हाँ, चालान है। 5,000 का उस पे चालान है। लिखा नहीं जाएगा वेट। हाँ, लिखा नहीं जाएगा और एक्स्ट्रा सवारी उसपे लिखी जाएगी, इतनी सवारी एक्स्ट्रा है, अच्छा, उसका अलग जोड़ा जाएगा। उसका जोड़ा जाएगा। हाँ, कागज़ों का अलग जोड़ा जाएगा। अच्छा, ये मानक है आरटीओ ऑफिस के। तो आरटीओ ऑफिस तो अब यहाँ आपके नज़दीक खुल गया है। जी, क्या सुविधा काफ़ी मिली? सुविधाएँ मिली इससे। हमें पहले देहरादून भागना पड़ता था और अब हम अपना
यहीं ढालीपुर में चले जाते हैं। ढालीपुर है। हाँ, काफ़ी सुविधाएँ होगी इससे। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है जो देहरादून में है? बिल्कुल वही प्रक्रिया है, जो काम वहाँ होते हैं वही यहाँ होता है। नहीं, उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से आप कह रहे थे, या बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल। सहूलियत ना, हुई ना, है? यहाँ भी वही है। यहाँ भी वही प्रक्रिया यहाँ है? भी वही प्रक्रिया है। फ़िटनेस का टाइम फ़िटनेस अपना परमिट रिन्यू और ड्राइविंग लाइसेंस भी यहीं बन जाते हैं। ऐसा वो क्या है कि मतलब आप सिस्टम में डायरेक्ट नहीं घुस पाते हैं, किसी को बिचौलिए को रखना पड़ता है? कभी आपने डायरेक्ट जाने की ये प्रयास किया? काफ़ी बार किया है प्रयास हमने, काफ़ी बार खुद जाते थे हम। तो जैसे खिड़कियों पे हमने अपनी फ़ाइल दे दी, अभी ये कमी है, वो कमी है, हमने काफ़ी बार सुधारने की कोशिश भी करी। लेकिन उनकी इतनी कलम की मार है कि हम आज भी नहीं समझ पाते आरटीओ की। हमने कई बार लाइन में जाके अपना फ़िटनेस कराई, मेरी गाड़ी ओके मैं गया हूँ। काफ़ी बार रिजेक्ट, लाल पेन से घुमा देते हैं, भई आपकी अनफिट है, ये चीज़ कमी है, उसके लिए विकास नगर आओ। दूसरे दिन बोले ये अनफिट है। ये चीज़ें ज़्यादा चलती रहती है, इसलिए दलाल पकड़ो और 10 सेकंड में काम। ये आज भी कराते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बिचौलियों का जो काम है, किस तरीके से बिचौलिए जो मलाई काट रहे हैं, और जो वास्तविकता में जो लोग हैं, जिन्होंने जो है लाखों रुपए देके अपने वाहन खरीदे हैं और उससे अपना रोजगार सृजित कर रहे हैं, उनको कितनी परेशानी आ रही है, ये आप वीरेंद्र जोशी जी के जो है से सुन सकते हैं, किस तरीके से जो है परेशानी आती है। और दूसरी बात ये है कि वो बिचौलिए इस तरीके से जो है उनकी साँठ-गाँठ होती है कि वो जो है आम आदमी उसमें जो है सेंध नहीं लगा सकता है। क्या कुछ होना चाहिए? क्या कुछ सुधार होना चाहिए अपने इसमें? इसमें सुधार क्या है, दलाली खत्म होनी चाहिए आरटीओ ऑफिस में। जितने भी अफ़सर हैं उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो बाकी तो क्या खसते हैं आरटीओ और साहब को। पुलिस का कितना रोल रहता है? पुलिस भी इसमें कुछ तो करती है पुलिस क्या? का इसमें कोई रोल नहीं है। खाली पुलिस तो ट्रैफिक जाम होगी तो उनको वो है, बाकी नो हमें पार्किंग का चालान होता है, वो पार्किंग पुलिस का पुर्किंग काम है। ये काम है, बाकी नहीं होता है। पुलिस इस तरीके से हुँ, कोई इंटरफेयर नहीं नहीं करती है। करती। पुलिस बहुत का कम तब चांस यदि आगे से ऑर्डर आ गया तो तब थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन आज तक पुलिस का ऐसा ज़्यादा हो नहीं रहा। पुलिस का केवल तब है जब कुछ हादसा वगैरह हो हादसा जाए, हो गया पुलिस उसमें उसमें उस तब हरकत में आती है पुलिस, तब अपने डर के मारे 2-3 चालान दिखा देती है, भई अपना काम हो गया बस। चालान लेकिन का चालान कुछ। तभी होते हैं जब हादसे होते हैं। अच्छा जोशी जी, मैं ये कह रहा था कि मैंने एक बात सुनी थी कि चालान का एक सीज़न होता है, मार्च फाइनल कुछ जी, ऐसा। जी, जी, बिल्कुल ये भी है। जैसे मार्च आ जाएगा तो सारे ड्राइवर जैसे गाड़ी मालिक डरने लग जाएँगे, भई अपने कागज़ ओके रखो। तो ये चीज़ें चलता रहता है कि भई मार्च फाइनल आ गया तो गवर्नमेंट का कुछ ये हो भई वो वो दिसम करना है, वो उगाही जन करनी होती वो है, वसूली करनी है। जनवरी फरवरी से हाँ, वो जिसका रोड टैक्स रुक गया हो, तो हम मालिकों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कागज़ टोटल मतलब कंप्लीट होने चाहिए। तो ये मार्च फाइनली बोला जाता है इस पे कि भई सारी गाड़ी चेकिंगें होती है। आरटीओ रोडों पे भागते हैं, किसी कोई ओवरलोड तो नहीं कर रहा, कोई कागज़ की कमी तो नहीं है। तो इस चीज़ पे ये एक अच्छा अभियान है। ऐसा नहीं, ये बार-बार होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आप मार्च फाइनल पे ही करो। ये हर फाइनल पे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर महीने में हर अपना राउंड मारिए। हर तिमाही, हर हाँ, ऐसा 2 नहीं कि महीने, अब 6 मार्च महीने में। फाइनल आ रहा है, तो हम उगाही करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर महीने में अपना आरटीओ साहब को चेकिंग अभियान रखना चाहिए, परिवहन विभाग ढालीपुर से यदि मेरा ओवरलोड निवेदन को है, खत्म करना है। जो आरटीओ साहब हैं, वो निवेदन कर रहे हैं जोशी जी की ये जो है, जो मार्च फाइनल का जो ये आपने जो करा है कि मार्च फाइनल के टाइम जनवरी फरवरी में ही चालान होते हैं। इनका निवेदन ये है कि ये जो है ये अभियान चालू रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए। ताकि जो है हादसे भी रुकेंगे और ओवरलोडिंग भी रुकेगी, और बिल्कुल रुकेंगे। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों का लगना भी जो है, लोग बाग डिमांड करेंगे उस डिमांड चीज़ करेंगे, की। बिल्कुल। चुनाव की मैं बात करूँ, चुनाव में जो है मैंने सुना है कि आरटीओ गाड़ी पकड़ लेता है, वो जी। प्रकरण क्या है? चुनाव में पहले तो ये होता था कि मैंने भी सन 10-12 में मैंने भी गाड़ी दी है, जिसका पैसा मुझे आज भी नहीं मिला, अभी 2 साल से ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी पॉलिसी, गाड़ी पकड़ेंगे, तेल का भी देंगे, दिहाड़ी भी देंगे और ड्राइवर का खाना खर्चा भी देते हैं। तो ये 2 साल से हो रहा है, जो चुनाव नेक्स्ट गए हैं, इसमें काफ़ी सुविधाएँ हुई है। हम पहले कैसे होता था? पहले नहीं, पहले गाड़ी पकड़ी, आरटीओ ले गए, अब उसके पास यही नहीं पता कि पैसा मिलना है, नहीं मिलना है, खर्चा ड्राइवर का हम दे रहे हैं, खाना खर्चा हम दे रहे हैं। तो 1 महीने मतलब मालिक रोड पे आ जाता है। अब चुनाव आरटीओ गाड़ी आरटीओ दे। का कुछ नहीं, गाड़ी पकड़ लेगा, तुम्हारा परमिट निरस्त हो जाएगा, आप ड्यूटी पे नहीं आओगे। तो आरटीओ का सीधा ये रहता है चैलेंज। तो हमें नहीं, गाड़ी मजबूरन ले जानी पड़ती है। ठीक है, आप बीच रास्ते से आ जाओ, कुछ ऐसा नहीं होता कि नहीं, आप। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। तो हम 1 महीने तक अपनी ड्यूटी देते हैं। तो इसमें कागज़ी कार्रवाई होती है, जिसपे हमें पहले पता भी नहीं होता था किस तरह पैसा छुड़ाया जाता है। अच्छा। हम आरटीओ में कागज़ जमा करो, हमें पता ही नहीं कहाँ से पैसे मिलते हैं। लेकिन पिछले बार जो चुनाव बीते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा हुआ है और बिल्कुल तय हुआ है कि इतना पर डे की दिहाड़ी मिलेगी, इतना आपको तेल क्या मिलेगा। क्या मिलती है पर डे की? अभी पहले तो 750 पर डे, ₹750 देते, अब बोलते हैं इस बार की 1200 भी मिलेंगे। नहीं, आज तक नहीं मिले। चुनाव कब के बीत गए हैं, हम्म। आज तक नहीं मिले। हमारा आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा
अभी रोड टैक्स जमा करते हैं हम, 15 को लास्ट डेट रहती है, 15 से यदि 16 चली गई तो लगा लो कि हम पे ₹250 पेनल्टी, पर डे की, पर डे की नहीं, महीने का। महीने की। ₹250 पेनल्टी, और हमारा इलेक्शन का पैसा इतना रुका हुआ है, कब का रुका हुआ है? आज तक पैसा नहीं मिला है। कहाँ से हम रोड टैक्स जमा करें? कहाँ से हम अपना महीना चलाएँ? पूरा महीना चला हमारा गाड़ी, आज तक किसी भाई को पैसा नहीं मिला। तो इस पे भी हम बोलना चाहेंगे। अब दोबारा चुनाव आने वाले हैं, आरटीओ साहब घूमेंगे, गाड़ी धक्का-पेल पकड़ के ले जाएँगे। लेकिन इसमें भी काफ़ी मजबूरियाँ हैं। मालिक ड्राइवर का खाना निकालना होता है, तो कैसे ही कर पाएगा, ये भी बहुत मजबूरी है ये भी थोड़ी। जी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से क्योंकि चलना भी पड़ता है। परमिट पे लिखा होता है कि भाई गवर्नमेंट का जो भी काम है तो आपको निभाना है। लेकिन ठीक है, देते हैं, लेकिन इस पे कुछ उसका गवर्नमेंट उसका बिल्कुल मिलना चाहिए, ड्राइवर को खाना पर दैनिक डे भत्ता। देना चाहिए गवर्नमेंट को, कि 1 महीना तक ड्राइवर रहता है तो खाने का वो देना चाहिए। और उसकी मेंटेनेंस वगैरह वो सब खुद कुछ आपका है? हाँ, मिलता है, उसमें मूंगलाल मिल जाता है। अच्छा, ये मिल देते हैं, अब देते हैं। पहले कुछ नहीं। पहले ऐसा हमने आज तक कभी नहीं देखा, पैसे तक नहीं मिले। जाओ भाई वहाँ कार्रवाई करो, क्या कार्रवाई पता ही नहीं। आज तक हमें नॉलेज भी नहीं होती थी, कहाँ जमा होते हैं, क्या अब है। क्या, अब ऑनलाइन है या कैसे अब है? जैसे आरटीओ ऑफिस में जमा होते हैं कागज़, तो सीधा हमारा अकाउंट नंबर, पासबुक लगा के अपने काम में कागज़ सबमिट करते हैं, तो अपना अकाउंट में आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, अब ऐसा है। तो जैसे महीने की इंस्टॉलमेंट वगैरह देनी अब सुविधा हो गई है। अब सुविधा हो गई पहले है। जो है पहले जैसे हम नहीं था ऐसा, ऑफलाइन। काफ़ी को पता भी नहीं होता था। अब सुविधा है, अब लोग खुद बोलते हैं कि हम इलेक्शन में लगा देंगे, गाड़ी पकड़ते हैं तो दे देते हैं। क्यों? ड्राइवर का खाना निकल दे दें, तेल का हाँ, मिल जो रहा है, अपना दिहाड़ी जो भी है, क्योंकि हर वो मालिक दे देता है फिर। क्योंकि वो जो गाड़ी है जी, वो जी। जो है वाहन है, वो रोजगार के लिए लगा है, रोज़गार के जो लिए भी लगा हुआ है, वाहन बिल्कुल। स्वामित्व है उसने जो है रोजगार के लिए लगाया है। लेकिन अगर उसको जो उसका मेहनताना नहीं मिलेगा, उसका वो नहीं मिलेगा, तो कहाँ से वो किश्त भरे, कहाँ से वो ड्राइवर को देगा, लेकिन कहाँ से हमारे अपने। जौनसार में कहना, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक गाड़ी के माध्यम ही ऐसा है जो हमारे जौनसार बाजार में रोज़गार है। आप पूरी नज़र मारिए, कोई रोज़गार ही नहीं है जौनसार बाजार में। यूटिलिटी गाड़ियाँ, बस यही गाड़ियों का एक ट्रांसपोर्ट है जो हमारे जौनसार बाजार में एकमात्र नवयुवक को रोज़गार है। बाकी तो मुझे लगता नहीं कोई रोज़गार है। पलायन क्यों हो रहा? कोई रोज़गार ही नहीं है। जो गाँव में रुका हुआ है, यूटिलिटी वाला रुका हुआ है, या कोई 1-2 भाई काश्तकारी कर रहा है वो रुका हुआ है, बाकी जो सब पलायन। जो जा नहीं पा रहे हाँ, हैं। जिस दिन यूटिलिटी का काम भी नहीं होगा उस दिन पूरा जौनसार पलायन। तो ये चीज़ें भी है इसमें, ऐसा नहीं है। रोज़गार की बहुत समस्या है। और रही बात नशे की, जो भाई ड्राइविंग कर रहे हैं, नशे में काफ़ी लोग बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, लेकिन ये चीज़ें बहुत। नशा किस तरीके से बढ़ रहा है? क्योंकि आप तो ड्राइविंग लाइन में और काफ़ी समय से, और आपने कहा कि इस लाइन में जो है जी। इसमें जो है काफ़ी लोग आते हैं इस तरीके जी, के। जी, जी। कैसे बढ़ा नशा, मतलब थोड़ा इसके बारे में बताएँ? आपने कैसे देखा इसको बढ़ते हुए? मैं खुद देखा, मैं इनके बीच में रहा, जैसे नशा करते हैं या दारू पीते हैं, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। मैंने कभी नशा यूज़ नहीं किया। तो जैसे देखता हूँ होते हैं दोस्तों के साथ भाई, लेकिन अब नशा कहाँ से आता है, पुलिस विभाग करवाती है, क्या करती है, हमें नहीं पता। देखो, पुलिस पकड़ भी लेता है, स्मगलिंग को पकड़ भी लेता है, लेकिन उससे पूछताछ नहीं करता कहाँ से खरीदा भाई, कहाँ से लिया है। लेकिन आज के तारीख में मैं कहता हूँ 100 में से 70-80 आदमी ऐसे होंगे जौनसार के नवयुवक जो यहाँ पे विकास नगर में स्मैक लेते हैं, टोटली स्मैक। लेकिन बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं तो माँ-बाप को यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रखा विकास नगर, देहरादून। जी। हर महीने में उनको ध्यान रखो, मतलब मेरा बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, क्या नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो गाँव में माँ-बाप है, उन्होंने अपने बच्चे भेज रखे हैं, ध्यान ही नहीं है कि क्या कर रहा है, मतलब ही नहीं है। तो इसलिए उनसे भी कहना चाहूँगा, जितने भी अपने बच्चे भेज रखे पढ़ाई के लिए, तो उनको थोड़ा ध्यान दें, माँ-बाप की थोड़ी ज़िम्मेदारी बैठती है। अब ये नहीं कि हम सारा दोष गवर्नमेंट को थोपे, ये नशा कर रहा है, तो इसमें माँ-बाप का शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारी चीज़ें बताई जोशी जी आपने जी। कि यूनियन से संबंधित बात बताई, आरटीओ से संबंधित बात बताई, ड्राइवर के इंश्योरेंस वगैरह और तमाम सारी चीज़ें। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका सहयोग है? क्योंकि जनता का जो प्रतिनिधित्व करता जी, है, जी, जी। विधायक हो गए, जी। अपने ग्राम प्रधान हैं, जो क्या कहना है? हम यूनियन की बात करें, हम आज तक तो ऐसा प्रस्ताव रखा भी नहीं, तो हमारी मन की बात भी जानेंगे नहीं कि इनके दिल में क्या है। जी, लेकिन हम तो हमारे क्षेत्र विधायक हो या प्रमुख साहब हो, हमसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जितनी भी लिंक रोड जा रही है, जौनसा बाबर में जितनी भी लिंक रोड जा रही है, उसकी अच्छी मरम्मत की जाए, अच्छी पेंटिंग की जाए। आप देखिए जो भी रोडें हो रही है, आज तारकुल बिछाई परसों खड़क, मतलब खड़ रही है। अब इसमें चाहे जे साहब की गलती हो, गवर्नमेंट की गलती हाँ, हो, किसी भी तो थोड़ा डिपार्टमेंट का। ध्यान इस पे भी दिया जाए कि भाई रोडें अच्छी बनाओ, ताकि सुविधा अच्छी हो लोगों को। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे। तो हमारे साथ थे वीरेंद्र जोशी जी, और काफ़ी सारी बात बताई है परिवहन विभाग की
खामियाँ, कमियाँ और जो है, जो एक ड्राइवर और एक गाड़ी जो स्वामित्व है, उसकी क्या परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कत आती है, किस तरीके से जो है पहाड़ में गाड़ी चलाना जो है बड़ा मुश्किल है, दुफ़र है, ओवरलोडिंग की समस्या है, काफ़ी सारी समस्याएँ बताई। आगे हम जो है कार्यक्रम अगला करेंगे इसके लिए और जोशी जी बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आपका कार्यक्रम आने के लिए।